नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुख, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों बधाइयां। नया साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। हम कामना करते हैं कि ये साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। साल की शुरुआत होते ही हर किसी के मन में ये सवाल रहता है कि नया साल कैसा रहने वाला है, नया साल क्या उम्मीद लेकर आएगा और क्या बड़े बदलाव होंगे। तो आज अपने शो में हम बात करेंगे कि राजनीति के लिए 2024 का साल कैसा रहने वाला है। ये साल चुनाव के लिहाज से भी बड़ा खास है। लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो जानेंगे आज की राजनीति में क्या कुछ बड़ा बदलाव इस साल देखने को मिल सकता है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेरों बधाइयां। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राजनीति के लिहाज से 2024 कैसा रहने वाला है? राजनीति के लिहाज से 2024 बड़ा मजेदार रहने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव भी हैं और जब चुनाव हैं तो चर्चा कहीं ना कहीं उन तक तो पहुंचती है चुनावों तक। इस बार चुनाव के साथ में एक कारण जो मुझे खास दिखता है, आपको याद हो कि जब मई के महीने में पिछली बार 2019 में चुनाव का परिणाम आया था, जैसा कि मैंने कुंडली देखी और बाकी चीजें, तो चंद्र, शुक्र, राहु जो भारत की कुंडली है उसके आधार पर इन्हीं की दशाएं चल रही थी। बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, इस बार भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। अगर 10 मई के बाद परिणाम पहुंचता है तो उन्हीं स्थितियों में इस बार भी रिजल्ट आएगा और वैसा ही रिजल्ट आएगा। मतलब फिर से मोदी सरकार। जी। जब वही ग्रह योग है तो फिर वही प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा थोड़े ना बन जाएगा। क्योंकि भाई चंद्रमा की अगर मैं बात कर लूं तो भारत की कुंडली के आधार पर चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी, तीसरा घर होता है परिवार का। तो परिवार जो देश को संपूर्ण समझे वो व्यक्ति। फिर उसके बाद में शुक्र होता है लग्न, जो संपूर्ण स्वरूप ही अपना परिवार या अपने जो है देश को समर्पित कर सके वो व्यक्ति। और फिर उसके बाद में अगला होता है लाभ और अष्टम होता है व्यक्ति की जीवन और मृत्यु, जो जीवन और मृत्यु तक अपने जो है देश को समर्पित हो सके। और उसके बाद में लाभ भाव, और इन सबके स्वामी बैठे हुए हैं एक साथ तृतीय भाव, मतलब चंद्रमा के घर में। तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो देश को संपूर्ण रूप से समर्पित हो वही प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, आगे आने वाले सालों के लिए हम अलग से देख सकते हैं, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं कि ऐसा व्यक्ति ही गद्दी पर विराज सकता है। मतलब ये मान लिया जाए कि पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। माना जा सकता है। इसमें कोई मतलब जो है बहुत उधेड़-बुन वाली स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं राजनीतिक तौर पर देख पा रहा हूं, भारत में जो जनवरी का महीना है, जनवरी और फरवरी, ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है। अब ये लड़ाई कहाँ होने वाली है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होगा। भारत के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में पड़ता है महाराष्ट्र और गोवा। तो महाराष्ट्र में एक सियासी उठापटक के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। किस महीने तक ये उम्मीद? जनवरी फरवरी में शुरुआत ही जो है अच्छी होने वाली है कहीं से। जो है आप सिर्फ, मैं इस वजह से इसे जो है हंसी के तौर पर ले रहा हूं क्योंकि राजनीतिक तौर पर व्यक्ति को कभी भी आपसी संबंध नहीं खराब करने चाहिए। राजनेताओं के तौर पर आप राजनेताओं से जुड़िए, आपकी एक विचारधारा रखिए, लेकिन पड़ोसी से संबंध खराब मत करिए। राजनीति है, आपके देश का कल्याण भी इन राजनेताओं के द्वारा ही होगा और अकल्याण भी यही करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी विचारधारा रखिए, लेकिन अपनों के साथ जो है बेहतर संबंध रखिए। मार्च की बात कर लूं तो इस बार जो है चुनाव निश्चित तौर पर कटुता फैलाने वाले होने वाले हैं। आपसी संघर्ष की स्थितियां भी मार्च अप्रैल के आसपास बन सकती हैं, जिसे लोग दंगा कहते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं दंगों की स्थितियां भी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खड़ी कर सकती हैं। मैं इसमें मतलब जो है बहुत श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे जो ग्रह योग दिख रहे हैं उसका कारण यह है कि चंद्रमा और जो है शुक्र और उसमें जो है राहु रहने वाला है 8 मई तक। और जब राहु रहेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां, झड़प और जो है ये स्थिति चुनाव जिस समय चल रहा होगा उस समय बना सकता है। इसके बाद में प्रशासनिक मतलब जो है विफलता के कारण ये होगा। इसमें राजनीतिक पार्टियों का जितना हाथ होगा उतना ही प्रशासन का भी हाथ होगा। जब ये जांच होगी तब पता चलेगा। और पश्चिम में राजनीतिक संकट मई में जैसे ही परिणाम आएगा, फिर जो है पश्चिम की तरफ गोवा या महाराष्ट्र उस आसपास के जो राज्य है वहां पर आपको फिर परिवर्तन होता हुआ कुछ ना कुछ दिखाई देगा, जो निश्चित तौर पर बड़ा होगा। और जून को जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ राजनीतिक तौर पर, अभी आपको याद होगा किसान आंदोलन जी बहुत जो है उसे
परेशान किया गया, लेकिन इस साल फिर एक आंदोलन जैसी स्थिति बन सकती है लेबर वर्ग और जो है किसानों की, जून के आसपास, जो राजनीतिक कारण से होगी। इसकी चर्चा में यहाँ भारत की कुंडली में भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुद्ध तौर पर राजनीतिक देन है ये। तो इस बार भी ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जन आंदोलन और हड़ताल जो है मुझे अक्टूबर में दिखाई देती है, जो सुधार गृह से संबंधित कोई जो है राजनीतिक मामला होगा। और मानसून सत्र में इस बार महिला कल्याण से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा बिल पारित होने वाला है, जो निश्चित तौर पर अच्छे कानून बनेंगे और जा करके लोगों के काम आएंगे। कुछ विदेश यात्राएं इस बार भी जो है चर्चा का विषय बनेंगी, लेकिन ये विदेश यात्राएं सितंबर में होने वाली हैं, जो निश्चित तौर पर बड़े समझौते होने वाले हैं दुनिया के साथ। मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगा, मतलब राजनीति के लिहाज से भारत का डंका विश्व में डंका बजेगा। और ये सितंबर में भारत की कुंडली जो हम लोगों ने की है, उसमें आप जब देखेंगे तो एक चीज पाएंगे, मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास युद्ध की चर्चा की है। सितंबर में विदेश यात्राएं होंगी, आप कनेक्ट करिएगा चीजों को। सितंबर में विदेश यात्राएं होंगी, दुनिया को साथ लिया जाएगा एक साथ, और जब दुनिया को साथ लिया जाएगा तो फिर बात होगी उसके बाद दुनिया से कि कौन क्या करने वाला है। निश्चित तौर पर अक्टूबर में मुझे जैसा कि दिखाई देता है सरकार खर्च को लेकर विवाद होगा, क्योंकि स्थितियां कहीं ना कहीं युद्ध की बन रही हैं, लेकिन वो ऐसा युद्ध नहीं होगा जिसमें भारत की पराजय हो। भारत जाकर के वहां कहीं कुछ जो है ऐसा पाने वाला है जो बताया नहीं जा सकता है। और उसके बाद में नवंबर में हम देखेंगे कि किसी जो है राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसी राष्ट्राध्यक्ष की क्षति होगी, कोई जो है हम खो सकते हैं किसी बड़े नेता को। और दिसंबर का महीना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, दिसंबर का महीना आने वाले साल का बहुत अच्छा होगा। जैसे इस साल हम राम मंदिर के उत्सव में सम्मिलित हैं, अभी से जो दिसंबर से राम मंदिर का उत्सव चल रहा था, अब जनवरी का समय चल रहा है, तो इस तरीके से जो है वैसे ही दिसंबर में अगले वर्ष भी स्थितियां धार्मिक रहने वाली हैं और राजनीतिक मतलब जो है मिश्रण उसमें बना रहेगा। संविधान को लेकर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन भारत का इसमें रोल ये रहने वाला है, इसमें दुनिया में जो रोल होगा वो दबदबा दिखेगा। भारत राजनीतिक तौर पर इतना सबल हो जाएगा, इतना सुरक्षित हो जाएगा अपने देश में, जाकर के दुनिया के जो है विवाद सुलझाएगा दिसंबर और नवंबर के आसपास अगले वर्ष। जैसा कि बाकी मैं देख पा रहा हूं, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि गृहयोग बाबरी विध्वंस के जो थे वही मंदिर निर्माण के हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जो देवता जो है शत्रु संहारक होते हैं वही राजा भी बनाते हैं। जब शत्रु का संहार नहीं होगा तो राजा कैसे बनेंगे? निश्चित तौर पर ये मलेच्छों को दूर करने का सनातन से जो है एक कार्य किया गया। खैर, ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इसका राजनीतिक में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि सालों का इंतजार खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं राम मंदिर को राजनीति से जोड़कर भी देखना जरूरी हो जाता है। राम मंदिर को राजनीति से जोड़कर देखना जरूरी हो जाता है, बिल्कुल जरूरी है। मैं जैसा कि भारत की कुंडली देखता हूं, भारत की कुंडली देखने पर मुझे जो स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली होने के कारण वृषभ को कहा गया है धर्मस्वरूप, जो शिव जी के वाहन उन्हें धर्मस्वरूप कहा गया है। तो जब वृषभ लग्न की कुंडली है तो भारत जो है धर्म का स्वरूप हो गया, और यहाँ पर जब धर्म है तो राम जहाँ है धर्म तो वहीं होगा, और धर्म जब राम है, देश है, तो राजनीति तो इसी देश में होनी है। तो निश्चित तौर पर उससे जोड़कर देखना चाहिए, इसका फायदा सरकार को मिलेगा। जो वर्तमान सरकार है जो उस पर काम कर रही है, जिस भी तरीके से कर रही है, उसका उसे फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं, इसके प्रति कुचेष्टा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि वर्तमान समय में जो राहु की स्थिति है वो काल पुरुष के आधार पर द्वादश है, और काल पुरुष कहा जाता है भगवान नारायण को, और जब उनके आधार पर द्वादश है तो निश्चित तौर पर खर्च तो उन्हें करना होगा, पैसा तो उनका बहने वाला है, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता। हाँ, न्यायालय का विवाद जरूर जो है कुछ ना कुछ फिर नया उभर करके सामने आएगा। कुछ पिटीशन जो है हो सकता है राम मंदिर से जुड़ी हुई फिर दाखिल हो जाए, अभी हो सकता है हो भी रखी हो, तो मैं उन पर, क्योंकि मुझे एक्चुअली न्यायालय के बारे में जानकारी नहीं है बहुत अधिक, लेकिन ग्रह योग की स्थिति यही है और निश्चित तौर पर राजनीति से जोड़कर देखें और इसका लाभ भी वर्तमान। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे नए साल? दर्शकों का जो मेरे पास दर्शकों के लिए जो संदेश है वो यही है कि भगवान राम अपने घर पर विराज रहे हैं। निश्चित तौर पर आप सभी वहां नहीं पहुंच सकते हैं, अपने घर में जहां आप हैं वहां पर दीपावली मनाएं। जब भगवान राम 14 वर्ष बाद आए थे तो सभी ने दीपावली मनाई थी, अब तो भगवान 500 वर्ष बाद अपने स्थान पर विराजने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अपने घर में दीपावली मनाइए और साथ ही सतमार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए। मैंने कहा ना, भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और वृष धर्मध्वजधारी है।
तो आप भी संकल्प लीजिए कि धर्म के साथ चलेंगे, निश्चित तौर पर कल्याण होगा। कुंडली जो होती है उसमें 12 घर होते हैं, 9वां घर जो होता है वो भाग्य का होता है और धर्म का होता है। तो निश्चित तौर पर जब आप धर्म के साथ चलते हैं तो भाग्य आपके साथ चलता है। तो मेरा संदेश यही है, धर्म के साथ चलें, निश्चित तौर पर आपका भाग्य बढ़ता रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। राधे राधे। राधे राधे। तो नया साल राजनीति के लिए रहने वाला है बेहद खास। कई उतार चढ़ाव बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। ज्योतिष के मुताबिक 2024 पीएम मोदी के लिए भी बेहद खास रहने वाला है। पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे तो राजनीति 2024 की काफी दिलचस्प होने जा रही है और उम्मीद करते हैं आपके लिए 2024 खुशियां लेकर आए। एक बार फिर से कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।